गुड इवनिंग स्टूडेंट, संजीव बरवाल प्रोबेबिलिटी के कुछ नए टॉपिक्स के साथ कुछ नई टॉपिक्स के साथ कुछ नए मैटर्स के साथ इसको आपको समझाते हुए आपके लिए मैं टॉपिक लेके आया हूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बेसिकली प्रोबेबिलिटी का ही एक हिस्सा है, जिसमें क्या कहते हैं कि हम कंडीशन के साथ प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। मतलब क्या है कि एक कंडीशन दी हुई है और उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें क्या प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी पड़ती है। ठीक है, उसमें इवेंट्स होते हैं कि कोई इवेंट अकर हो गया है, उसके बाद किसी दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, उसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ए और बी दो इवेंट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, और उनमें से उनका जो कॉमन पोर्शन है ए इंटरसेक्शन बी। अगर हम ये कहें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी वेन ए गिवन, यहाँ पे देखिए पी बी बाई ए इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई पी ऑफ ए। इसका मतलब क्या है कि हम क्या कर रहे हैं कि जो बी की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं जब ए ऑलरेडी अकर है, तो इसकी जो फॉर्मूला है, इसका जो फॉर्मूला है पी ए इंटरसेक्शन बाई बी डिवाइडेड बाई पी ए, वेयर पी ए इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये कैसे हो रहा है? इसका मतलब है कि ऑलरेडी ए अकर है, ये नीचे हो गया और हमें वो पोर्शन लेना है जो बी और ए दोनों में कॉमन हो। तो ये होता है पी अकरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ बी व्हेन ए क्या है ऑलरेडी अकर हो चुका है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय पी ऑफ ए। सम टाइम इसको क्या है फ्रैक्शनल प्रोबेबिलिटी भी बोला जाता है। मतलब क्या है कि हम ये देखते हैं कि बी का सम पोर्शन जो इंटरसेक्शन है ए डिवाइडेड बाय टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ठीक है, ऐसे करके हम इसको कैलकुलेट करते हैं। इस केस में पी ए इंटरसेक्शन बी अगर सपोज कि ये 0 होता है, उस समय क्या होगा, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या होता है कि 0 हो जाएगी। यहाँ पे एक बात और लिखिए, पी ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ये 0 हो जाएगा, होल वैल्यू क्या हो जाएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाएगा। और जब इनडिटरमिनेट फॉर्म में आ जाएगा तो हमारा क्या प्रोबेबिलिटी ये फेल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप ऊपर देखें तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये केस। अब क्या होता है कि अगर हमारे पास ए और बी दो इवेंट हो, ठीक है, तो हम क्या है ए और बी इंडिपेंडेंट, यहाँ पे टॉपिक है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट्स ऐसे इवेंट जो डिपेंडेंट ही ना हो एक दूसरे से। फॉर एग्जांपल अगर आप टॉसिंग ऑफ ए कॉइन बोले और रोलिंग ऑफ ए डाई बोले, इसमें से जो भी इवेंट अकर होंगे वो एक दूसरे से डिपेंडेंट नहीं होंगे, किसी भी केस में नहीं होंगे। इसका मतलब कि एक की प्रोबेबिलिटी दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रही है, यानी कि देयर इज नो इफेक्ट ऑफ वन प्रोबेबिलिटी अकरेंस ऑफ द अदर्स। ठीक है, दे आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट्स। और इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन होता है उन इवेंट्स का उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक है, they are called independent event. Assuming PA not equal to 0 and PB not equal to 0, in this case probability of occurrence of PA when B already occur। इसका मतलब है कि अगर A और B इंडिपेंडेंट हुए इस और उसमें क्या है दोनों की प्रोबेबिलिटी 0 की इक्वल नहीं हुई, तो उस केस में क्या होता है कि जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी गिवन है वो इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाती है। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब ए दिया होता है वो बी के इक्वल हो जाता है। ठीक है, ये हमेशा आपको बात ध्यान देनी है कि जब भी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात हो और इवेंट्स इंडिपेंडेंट हो तो कोई कंडीशन नहीं बचती है। इसका मतलब क्या है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ही नहीं, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है उनकी मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने की। क्योंकि ऑलरेडी जब हमने देखा कि ए इंटरसेक्शन बी था, कुछ था पोर्शन जो कॉमन था, यहाँ पे तो कोई चीज नहीं है। ठीक है, this means the probability of A does not depend on the occurrence or non-occurrence of B, and conversely this justifies the term independent। सिमिलर आगे तो बात हो गई कि केवल हमने ए और बी दो इवेंट्स लिए किसी सैंपल स्पेस में।
अभी अगर हम बात करें कि A1 A2 AM इतने इवेंट्स एन इवेंट्स अकर हो रहे हैं और वो भी सैंपल स्पेस में हो रहे हैं, वो रिलेटिवली इंडिपेंडेंट होंगे यदि, फिर वही बात आएगी, probability of A1 intersection A2 intersection dash dash AM is equal to probability of A1 into probability of A2 dash dash probability of, ठीक है, यहाँ पे ये बात होगी। तो अगर आप इसको दो इवेंट्स के फॉर्म में ले सकते हैं, तीन इवेंट्स के फॉर्म में ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया, ये आप देख सकते हैं इस प्रोसेस P A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू PA इंटू PB और PB इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू PB इंटू PC, ऐसे करके। कुल मिला के यहाँ पे हमारा जो मोरल वैल्यूज क्या था इसके पीछे समझने का, कि जब भी इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं तो उनकी इंटरसेक्शन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी प्रोडक्ट के इक्वल होती है, या आप ये बोल सकते हैं कि दोनों के साथ अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी है, हमेशा जो इंटरसेक्शन होता है साथ अकर होने का होता है, मतलब कंबाइंड इफेक्ट होता है दोनों इवेंटों का, या तीन इवेंट का या चार इवेंट का, वो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज लिखा हो, डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मस्ट बी केयरफुली मेड। इंडिपेंडेंट एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव टोटली दे आर डिफरेंट। मतलब क्या है, जैसे अभी हमने पहले पढ़ा था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब होता है एक अकर होगा दूसरा नहीं अकर होगा, लेकिन म्यूचुअली इंडिपेंडेंट का मतलब ये होता है अकर तो दोनों होंगे लेकिन उन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, ये मतलब है। यहाँ पे आप देख सकते हैं A and B are two mutually exclusive and possible events of sample spaces. Then PA greater than 0, PB greater than 0, and PA intersection B is equal to 0, not equal to PA into PB. ठीक है, so that A and B cannot be independent. हमेशा इंडिपेंडेंट के केस में ये होता है कि अगर वो कंबाइंड प्रोबेबिलिटी है तो उन दोनों की प्रोबेबिलिटी के प्रोडक्ट के इक्वल होना चाहिए, तभी वो होगा, नहीं तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। और यहाँ पे एक बात लिखी, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आर स्ट्रांगली डिपेंडेंट, एक होगा नहीं होगा यानी डिपेंडेंट है तभी तो, यानी एक होगा दूसरा नहीं होगा, दूसरा होगा तो पहला नहीं होगा, ठीक है। इस तरह से हमने क्या किया, इसको समझा, बहुत आसान है, बहुत कठिन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कुछ फॉर्मूले है, पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, जब ए और बी इंडिपेंडेंट हो। उसके बाद बी ए इंटरसेक्शन बी डैश, अगर ए और बी इंडिपेंडेंट है तो उनके जो कंप्लीमेंट होंगे वो भी इंडिपेंडेंट होंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने ये समझा, वही ये सेम चीज रिपीट हो रहा है यहाँ पे। एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। Illustration 28.8. A and B are two independent witnesses in a case. The probability that A will speak the truth is 3/4 and that of B is 4/5. In what percent of cases are they likely to contradict each other in stating the same fact? यहाँ पे समझने वाली बात है, A और B दो इंडिपेंडेंट विटनेसेस हैं, ठीक है, किसी भी इवेंट के विटनेसेस हैं, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी दैट ए विल स्पीक द ट्रुथ इज 3/4, यानी कि हमें ये दिया हुआ है कि ए स्पीक द ट्रुथ, ट्रुथ बोलेगा वो 3/4 है, यानी कि ए अगर लाई करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। और जो बी की है 4/5 है, यानी कि अगर बी ट्रुथ बोलता है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी 4/5 केसेस में ही वो ट्रू बोलेगा, यानी 1/5 होगा उसमें वो फॉल्स बोलेगा। In what percent of cases are they likely to contradict each other in stating the same fact? ये बोला है कि अगर कोई फैक्ट उसमें बोला जाए, बोले कितने परसेंट वो क्या है कि कंट्राडिक्ट करेंगे। इसका मतलब ये है कि कोई भी इवेंट है तो कंट्राडिक्ट तभी हो सकता है या तो ए ट्रूथ हो तो बी फॉल्स हो, नहीं होगा ना। मतलब कंट्राडिक्शन का मतलब क्या, एक स्टेटमेंट कोई दे दिया हमें, उसमें क्या है ए हो सकता है उसके बारे में सही बोले, तो बोला कंट्राडिक्ट करेंगे तो बी गलत होगा, अगर ए गलत है तो बी सही होगा। इस कंसेप्ट को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इन्होंने क्या लिखा, E is the event of their contradicting each other, then E is equal to A intersection B bar union A bar intersection B। इसका मतलब क्या है, A intersection B, A speaks the truth while B does not, और A does not speak the truth while B। मतलब इसका ये है कि A अगर ट्रुथ बोलता है तो B नहीं,
और अगर बी बोलता है तो ए नहीं, लेकिन चूंकि दोनों पॉसिबल है इसलिए हम इन दोनों को जोड़ देते हैं। और ए और बी क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया और उनकी कॉम्प्लीमेंट भी जो क्या है इंडिपेंडेंट है। तो इसका आंसर होगा 7/20। और इसको अगर परसेंटेज में आप कैलकुलेट करते हैं फ्रैक्शन को, तो फ्रैक्शन को जब भी परसेंटेज में कैलकुलेट किया जाता है उसमें क्या 100 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा 7/20। ठीक है, तो इस तरह 7/20 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 35% केसेस में दे आर लाइकली टू कंट्राडिक्ट ईच। ठीक है, तो इस तरह से ये वीडियो मुझे लगता है कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया प्लीज इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचाए। और अगर लगता है कि कुछ इसमें मॉडिफिकेशन चाहिए या इसमें आपको कुछ और तरीका में बदल समझाने के लिए, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। वैसे ये सफिशिएंट है, जैसे मैं समझा रहा हूँ बहुत धीरे धीरे बहुत इजीली। कुछ भी डाउट होगा प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस होप के साथ मैं अपने वीडियो को खत्म करता हूँ और फिर नेक्स्ट वीडियो आपके साथ लेके आऊंगा एक नई ऊर्जा और एक नई सोच के साथ। थैंक यू।